हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे आपके सी टेट के प्रीवियस ईयर, जिसमें हम सीडीपी का पेपर 2 देख रहे थे, जो कि होता है 6 to 8 के लिए। और ये आपका जो आज हम प्रीवियस ईयर देखेंगे वो है 18 सितंबर 2016 का। आज हम इसका सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा है शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। या फिर तीसरा है शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। या फिर चौथा है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो आंसर जो है आपका वो होगा दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। दूसरा क्वेश्चन है जो कि बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर आधारित है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। 4 ऑप्शन है, जिसमें कि पहला है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। या फिर दूसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। या फिर चौथा, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो ऑप्शन आंसर जो होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। 4 ऑप्शन में पहला है पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा है वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। या फिर तीसरा है दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो 4 ऑप्शन में जो आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। तो पहला ऑप्शन है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। या फिर दूसरा है लिंग समरूपता। या फिर तीसरा है लड़की के लिंग की गलत पहचान। या फिर चौथा है बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। तो आंसर जो है आपका वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है आपका, ये आपको 4 कथन दिए हैं, इनमें से आपको देखना है, ऑप्शन के अनुसार हम चुनाव करेंगे। तो पहला, आकलन में विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। सी, आकलन केवल स्मरण शक्तियों का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो और इसमें आपको आंसर ऐसे बताना है, जैसे देखिए कि पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी और डी, चौथा ए और सी। तो आंसर जो है आपका चौथा हो जाएगा ए और सी, यानी कि ए और सी। तो ए में क्या दिया, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और
शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। सी, आकलन केवल स्मरण शक्तियों का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये दोनों आपके जो ऑप्शन है वो सही है। 6वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। दूसरा है घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। या फिर तीसरा समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चौथा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो आंसर जो है आपका वो तीसरा हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये 6वीं का आपका आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। पहला ऑप्शन है समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। दूसरा है वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। तो हम इन्हीं दो ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर। तो आंसर जो है आपका वो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ दिया है आपका सिद्धांत और एक तरफ दिया है आपका वर्णन। तो पहला है आपका समीप दूराभिमुख दिशा, सिद्धांत में ए नंबर है, और इधर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर 5 दिए और आपका इधर ABCD दिया है। तो ये कूट का है। अभी हमने आपको पहले वाला जो प्रीवियस ईयर कराया था उसमें आपने कूट का प्रकार देखा था कि किस प्रकार का क्वेश्चन था, और इसमें देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन का जो स्तर है वो बढ़ा है इसमें। तो आंसर जो है आपका इसमें वो दूसरा हो जाएगा, पहले का 5वां, बी और जो मतलब ए का 5वां, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का तीसरा आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर है, संज्ञा और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। दूसरा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तीसरा, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। चौथा, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा दूसरा, कि संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। तीसरा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चौथा है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। पहला ऑप्शन भिन्नताओं को स्वीकार करके और उससे महत्व देकर, या फिर दूसरा है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, या फिर तीसरा विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, या फिर चौथा मानक निर्देश देकर के निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके।
तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर दीजिए। देखिए दूसरे कूट के रूप में क्वेश्चन है। तो आपका पहला है ए बी और डी, या फिर दूसरा ए बी सी और डी, तीसरा है बी सी और डी, या फिर चौथा ए बी और सी। तो आपका ए आंसर हो जाएगा चौथा ए बी और सी। यानी कि भिन्नताओं को स्वीकार करके, जो विभिन्न विविधता वाले बच्चे हैं उसको स्वीकार करेंगे और उसे महत्व देकर उसे महत्व दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपका सही है। बी है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, बिल्कुल। तीसरा विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, बिल्कुल अधिगम शैली को हम समायोजित करेंगे। तो ये आपके तीनों हो जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या कह रहा है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है वो, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? तो पहला ऑप्शन है श्रवण विकलांगता शिक्षार्थी, दूसरा है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, या फिर तीसरा है सीख न करने वाले शिक्षार्थी, चौथा है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो आंसर जो है आपका दूसरा हो जाएगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, पहला प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देना, दूसरा है उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, तीसरा उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं, या फिर चौथा उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो आंसर जो है आपको वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त करने के जो है बच्चों को हम अवसर देते हैं। ठीक है, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन की बात हो रही है? यहाँ पे 4 दिए हैं आपको, 4 में आपके कौन कौन से सही होंगे। पहला देखते हैं कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती, या फिर बी नंबर विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते, या फिर तीसरा विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। चौथा जो हमारा है वो है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। तो आपके 4 ऑप्शन हैं जिसमें ए और बी, या फिर सी और डी, या फिर बी और सी, या फिर बी और डी। तो आंसर जो है आपका वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। बी में क्या दिया आपका कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, और सी आपका कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखा, अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 15 नंबर जो हमारा है वो कह रहा है कि 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, दूसरा संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है आपका संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विभिन्न कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं, या फिर चौथा संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो आंसर जो है आपका वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि हमारा राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 से है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। मतलब क्या हो सकता है इस डैश की जगह? तो पहला ऑप्शन है निष्क्रिय और सरल, दूसरा सक्रिय और सामाजिक, तीसरा है निष्क्रिय और सामाजिक, चौथा है सक्रिय और सरल। तो जो आंसर है आपका वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि सक्रिय सामाजिक। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने के लिए शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, या फिर दूसरा है विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना, या फिर तीसरा है छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। तो आंसर जो है आपका वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उनके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो। 4 ऑप्शन है आपके। पहला प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना, दूसरा है बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्थिरीकृत कार्यपत्रक, तीसरा ड्रिल और अभ्यास, चौथा है पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। तो आंसर जो है आपका वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पूछना तर्क करना और निर्णय लेना। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भूली अवधारणा को जानना। पहला ऑप्शन है शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, या फिर दूसरा शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उनका कार्यभार बढ़ता है, या फिर तीसरा शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है, या फिर चौथा शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो आपका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन कि शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? पहला है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, दूसरा शिक्षार्थी की परिपक्वता, तीसरा शिक्षण युक्तियाँ, या फिर चौथा है शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। 4 ऑप्शन है आपके, जिसमें पहला ए और बी, दूसरा ए बी सी और डी, तीसरा ए और सी, चौथा ए बी और सी। तो आंसर जो है आपका वो दूसरा हो जाएगा ए बी सी और डी, यानी कि आपके जो चारों हैं वो प्रभावित करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सार्थक अधिगम है। भाई सार्थक अधिगम क्या है? तो पहला है आपका वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दूसरा है उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन का साहचर्य, तीसरा है दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण, चौथा है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो आंसर जो है आपका वो चौथा हो जाएगा, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। 22 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है आपका। पहला विद्यार्थियों की उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, दूसरा विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, या फिर तीसरा विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, या फिर चौथा है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो आंसर जो है आपका वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना।
अगला क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। या फिर तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। चौथा है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। तो आंसर जो है आपका वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। पहला, वंशानुक्रम और पर्यावरण। दूसरा है चुनौतियां सीमाएं। तीसरा है स्थिरता परिवर्तन। चौथा है खोज और पोषण। इसका बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास की विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर में है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला है ऑप्शन, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा है, समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। चौथा है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो आंसर जो है आपका वो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। छब्बीस नंबर देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो पहला, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। दूसरा, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तीसरा ऑप्शन है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। चौथा है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। तो आंसर जो है आपका वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। तो 27 नंबर हमारा कह रहा है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है। पहला है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो आंसर जो है आपका वो यही होगा। बाकी थर्ड ऑप्शन भी हम आपको बता दे रहे हैं कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। आपका आंसर यही होगा। बाकी के दो ऑप्शन आपके हैं ये कि वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, परिकल्पना पे विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। चौथा, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। बाकी के तीन ऑप्शन ये हैं। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर को आपका गार्डनर से है। हावर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक साइड दिए आपके बुद्धि के प्रकार, दूसरे साइड दिए आपकी अंतःअवस्थाएं। तो आप बुद्धि के प्रकार में आपका 4 दिए हैं, संगीतात्मक, दूसरा भाषिक, तीसरा अंतर्वैयक्तिक, चौथा है स्थानिक। अंतःअवस्था में आपके 5 दिए हैं जिसमें पहला है चिकित्सक, दूसरा है कवि, तीसरा है खिलाड़ी, चौथा है वायलिन वादक, पांचवा है मूर्तिकार। तो आंसर जो है आपका वो तीसरा हो जाएगा। मतलब कि ए का चौथा मतलब आपका क्या हो गया, संगीतात्मक, वायलिन और वादक। बी का आपका दूसरा हो जाएगा यानी कि भाषिक का आपका कवि हो जाएगा। सी का आपका पहला हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक का मतलब यानी कि चिकित्सक की बात हो रही है। डी का आपका 5वां हो जाएगा
स्थानिक मूर्तिकन, स्थानिक बुद्धि जो होती है, स्थानिक बुद्धि का प्रकार मूर्तिकार में होती है ये बुद्धि। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार 4 कथन दिए गए हैं, जिसमें पहला है कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। दूसरा है वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है। या फिर चौथा है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। तो आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को जो है वो बदल देता है। चलिए आज के पेपर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या कह रहा है। तो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कोहलबर्ग से है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। या फिर दूसरा है, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। या फिर तीसरा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। या फिर चौथा है, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो 4 ऑप्शन में जो है आपका आंसर होगा वो चौथा ऑप्शन होगा कि कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। आधारित यानी कि ये थे आपके 30 क्वेश्चन CDP के पेपर 2 या जिसे लेवल 2 बोलते हैं, जो कि 6 to 8 के लिए होता है। और ये जो पेपर था आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका था 18/9/2000 यानी कि 18 सितंबर 2000 को ये पेपर CDP का आया था। तो आप इसका स्तर देख सकते हैं कि किस प्रकार का स्तर इसमें 1-2 प्रश्नों का जो है वो बढ़ा है किस प्रकार। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में एक नया प्रीवियस ईयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।